तो आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हमारी रिसर्च डेस्क पर 6 मार्च 2026 की कुछ ऐसी ताज़ा खबरें और रिपोर्ट्स हैं जो पहली नज़र में देखने पर शायद बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं की कहानियां लगे। सही कहा। कहीं मध्य पूर्व में मिसाइलें चल रही हैं, तो कहीं भारत अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं विश्व व्यापार संगठन के पुराने नियमों पर बहस छिड़ी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच उन महिलाओं के संघर्ष की खौफनाक हकीकत है जो युद्ध वाले क्षेत्रों में फंसी हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं है, बल्कि इन कड़ियों को जोड़ना है। हाँ, हमें ये समझना है कि दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला कैसे दूसरे कोने की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह बदल देता है। और देखिए, यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी घटना अपने आप में अकेली नहीं होती। जब हम इन सारे विषयों को एक साथ रखकर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि भू राजनीति, अर्थशास्त्र और मानवीय संकट, ये तीनों एक ही जटिल मशीन के अलग-अलग पुर्जे हैं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ घटनाओं की सतह पर नहीं तैरेंगे, बल्कि उनके पीछे काम कर रहे असली कारणों और उनके दूरगामी असर को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा रखी है। मध्य पूर्व का तनाव। हाँ, बात करते हैं मध्य पूर्व की। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़े पैमाने का हमला किया है, जिसे ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया गया है। सही। और जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। बिल्कुल हुआ है। ईरान ने पलटवार करते हुए जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग दी हैं। और हालात ऐसे हैं कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस घटना को सिर्फ 2 या 3 देशों के आपसी टकराव के नजरिए से देखेंगे तो हम पूरी तस्वीर मिस कर देंगे। वो कैसे? इस तनाव की गंभीरता को समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास और ताज़ा घटना पर गौर करना होगा। डेटा बताता है कि खुले समुद्र में श्रीलंका के तट से महज 50 समुद्री मील दूर, सिर्फ 50 मील? हाँ, महज 50 समुद्री मील दूर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान की युद्धपोत देना को डुबो दिया है। बाप रे। और इस घटना में करीब 150 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। ये तो बहुत बड़ा। कुछ लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने रेस्क्यू भी किया है। अब जरा इसकी टाइमिंग और लोकेशन पर ध्यान दीजिए। हाँ, और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा उलझती है। ये वही ईरानी युद्धपोत देना है जो कुछ ही दिन पहले भारत के विशाखापत्तनम में एक प्रदर्शनी में हिस्सा लेके लौट रहा था। बिल्कुल। ईरान तो बाकायदा इस युद्धपोत को भारत का मेहमान कह रहा था। सोचिए, अगर ये हमला श्रीलंका के पास ना होकर भारतीय समुद्री सीमा के अंदर हुआ होता तो क्या होता? तब तो सीधा सीधा भारत युद्ध में घसीटा जाता। लेकिन भारत ने बहुत ही कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए जहाज को अपने जल क्षेत्र से बाहर जाने दिया। और भारत की इसी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ अफवाहों का बाजार गर्म था कि अमेरिका भारतीय बेस इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, अफवाहें थी कि अमेरिका भारतीय सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया। भारत का रुख एकदम साफ है, युद्ध नहीं बुद्ध। सही बात है। चीन और रूस जैसे देश जो खुद को ईरान का सहयोगी बताते हैं, वो भी इस वक्त सिर्फ बयानों तक सीमित है। ऐसे में भारत, जिसके 140 करोड़ नागरिकों के हित दांव पर है, वो किसी भी गुट का हिस्सा बनने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे निष्पक्ष रहना ही होगा। और इन हितों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पर तो सीधा प्रहार है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है, जो कि दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नस है। हाँ, भारत अपनी जरूरत का 55% तेल मध्य पूर्व से लेता है और हमारे कच्चे तेल का लगभग 2/3 हिस्सा इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक रहता है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली जाती हैं, तो महंगाई का बढ़ना लगभग तय है। बिल्कुल तय है। लेकिन महंगाई तो सिर्फ एक पहलू है, इसके पीछे जो रणनीतिक नुकसान है वो और भी बड़ा है। आप व्यापार मार्गों की बात कर रही हैं? हाँ, हमारी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ईरान के चाबहार बंदरगाह से जुड़ा है, बिल्कुल वो खतरे में है। इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे स्विस नहर का एक बड़ा विकल्प माना जा रहा था, वो भी इस अस्थिरता के कारण खटाई में पड़ता दिख रहा है। और इन सब के बीच हम उन भारतीय कामगारों को कैसे भूल सकते हैं? पश्चिमी एशिया में रहने वाले। हाँ, पश्चिमी एशिया में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं।
ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो हर साल लगभग 100 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। इस अस्थिरता का सीधा असर इन लाखों लोगों की सुरक्षा और हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्से की तरफ ले जाती है, मानवीय पहलू की तरफ। हाँ, जब भी हम युद्ध या भू राजनीतिक विश्लेषकों की बातें सुनते हैं तो अक्सर चर्चा बैरल के भाव, ट्रेड रूट और कूटनीतिक बयानों तक सीमित रह जाती है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो मानवीय कीमत चुकाई जा रही है उसे हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। ये बात मौजूदा हालात पर पूरी तरह लागू होती है। इस साल यानी 2026 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। थीम सुनने में बहुत सशक्त लगती है, लेकिन हमारी रिसर्च डेस्क ने जो रिपोर्ट देखी है वो इसके बिल्कुल उलट है। जमीनी हकीकतें नारों से बहुत दूर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 1946 के बाद से आज दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय संघर्ष चल रहे हैं। जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। करीब 67.6 करोड़ महिलाएं, 67 करोड़ से ज्यादा, हाँ, 676 मिलियन महिलाएं जानलेवा संघर्ष वाले क्षेत्रों के 50 किलोमीटर के दायरे में रह रही हैं। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों की नागरिक हताहतों की संख्या पिछले 2 वर्षों की तुलना में 4 गुना हो गई है। 4 गुना। और जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा में 87% की वृद्धि हुई है। ये दिल दहला देने वाला है। यौन हिंसा का जो असर महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है उसकी भरपाई पीढ़ियों तक नहीं हो पाती। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो महिलाएं युद्ध का सबसे ज्यादा दर्द सहती हैं उन्हें शांति वार्ताओं से पूरी तरह दूर रखा जाता है। ये तो है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 शांति प्रक्रियाओं में कोई महिला वार्ताकार नहीं थी। 10 में से 9 में कोई महिला नहीं? कोई नहीं। दुनिया भर में केवल 7% वार्ताकार और 14% मध्यस्थ महिलाएं थीं। जबकि कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब महिलाएं शांति प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो समझौते ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2000 के ऐतिहासिक प्रस्ताव 1325 के बावजूद, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात थी, हाँ, उस प्रस्ताव के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं आया है। तो एक तरफ तो हमने दिखा कि युद्ध कैसे इंसानी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। हाँ। अब हम इस चर्चा के अगले पड़ाव पर आते हैं, आर्थिक बचाव की तरफ। हाँ, एक तरफ दुनिया में इतनी उथल पुथल है तो दूसरी तरफ देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के नए तरीके भी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ फिर से एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर के इस्तेमाल से रोक दिया था, तो वो एक वेकअप कॉल था। बिल्कुल। भारत जैसे देशों ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। सही कहा। और इसी से भारत के रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मुहिम को रफ्तार मिली। आरबीआई ने इसके लिए एक बहुत ही मजबूत रोड मैप तैयार किया है। अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोले जा रहे हैं, जिसे SRVA कहते हैं। अब कई लोगों के लिए ये टर्म थोड़ी तकनीकी हो सकती है। इसे हम थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ये काम कैसे करता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत और जर्मनी को व्यापार करना है। ठीक है। पहले डॉलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब SRVA के तहत जर्मनी का कोई बैंक भारतीय बैंकों में अपना एक खाता खोलेगा। रुपयों में? हाँ, रुपयों में। अब अगर भारत जर्मनी से कुछ खरीदता है तो पेमेंट सीधे रुपयों में उस खाते में जाएगा और जर्मनी भी उसी खाते से भारत को पेमेंट कर सकता है। यानी डॉलर की जरूरत ही खत्म। बिल्कुल। और इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों सहित 35 देशों के 83 बैंकों ने भारतीय बैंकों में ये खाते खोले हैं। ये तो बहुत बड़ा जंप है। और वित्तीय वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल निर्यात का 6.08% और आयात का 4.82% हिस्सा अब रुपए में बिल किया जा रहा है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारतीय सरकारी बॉन्ड अब JP मॉर्गन, ब्लूमबर्ग और FTSE रिसेल जैसे प्रमुख वैश्विक इंडेक्स में शामिल हो गए हैं। इससे तो विदेशी निवेश का रास्ता और आसान हो गया है। हाँ, और RBI अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को यानी NRIs को रुपए में ऋण लेने की अनुमति भी दे रहा है। तो मतलब धीरे धीरे रुपए अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकल रहा है। चलिए, व्यापार की बात हो रही है तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO
की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, WTO इस वक्त चर्चा के केंद्र में है। कैमरून के याओंडे में WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हो रहा है, जिसे MC14 कहा जाता है। और WTO पिछले कुछ दशकों से संघर्ष कर रहा है अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए। हाँ, अगर आप देखें तो पिछले 30 सालों में ये सिर्फ 2 बड़े समझौते ही कर पाया है, एक व्यापार सुविधा पर और दूसरा मत्स्य पालन सब्सिडी पर। अब इस MC14 में 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी की रोक को जारी रखना, और दूसरा है निवेश सुविधा विकास समझौता, जिसे IFT कहा जाता है। इसे WTO के नियमों में खास तौर पर Annex 4 में शामिल करने की बात हो रही है। लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि 166 में से 128 देश इस IFT का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों? भारत का तर्क ये है कि जो चीज सर्वसम्मति से शुरू ही नहीं हुई, उसे आधिकारिक ढांचे में कैसे थोपा जा सकता है? तो क्या भारत को अपनी ये रणनीति बदलनी चाहिए? विशेषज्ञों का क्या मानना है? स्रोतों का विश्लेषण यही सुझाव देता है कि भारत को अपनी पुरानी रक्षात्मक व्यापार नीति से बाहर आना चाहिए। ग्लोबल वैल्यू चेन्स के इस दौर में भारत को IFT पर अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल, इससे FDI प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत को बाहर रहने के बजाय अन्य देशों के साथ मिलकर पारदर्शिता और समावेशिता जैसे सुरक्षा उपाय विकसित करने पर काम करना चाहिए। सही बात है, अगर नियम बनी रहे तो टेबल पर बैठकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना ज्यादा समझदारी है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो क्या कमाल का विश्लेषण रहा ये। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे मध्य पूर्व में दागी गई एक मिसाइल कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकती है, जो बदले में भारत को डॉलर की जगह रुपए में व्यापार करने के लिए प्रेरित करती है। हमने ये भी समझा कि कैसे विश्व व्यापार संगठन के पुराने नियम इस बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उन लाखों महिलाओं की स्थिति पर गौर किया जो इन सब भू राजनीतिक खेलों का सबसे भारी खामियाजा भुगत रही हैं। और यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? जैसे जैसे दुनिया अमेरिकी डॉलर और पारंपरिक गठबंधनों से दूर जा रही है और वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के नए नियम लिखे जा रहे हैं, तो क्या ये नई बहुध्रुवीय दुनिया पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और न्यायसंगत होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम बस एक बेहद अस्थिर और खतरनाक शतरंज की बिसात पर मोहरों की जगह बदल रहे हैं, जहां सबसे कमजोर लोगों की आवाज आज भी अनसुनी है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या सिर्फ ताकत के केंद्र बदल रहे हैं या दुनिया सच में बेहतर हो रही है? बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और चीजों को अलग अलग नजरियों से देखते रहें।